देखिए कुछ नोट्स तो आपके पास पहुंच गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डेटा आया लोगों ने तो बोला कि सारा मतलब ये सारा का सारा नोट्स भेज दिया गया। ठीक है, अभी दो तीन नोट्स और हम पॉलीमर्स के भेजेंगे, आप तीनों चारों नोट्स में से दो एक दो भी पढ़ लेंगे तो आपको कंप्लीट कर देगा। बाकी सारा चीज़ तो हम यहाँ पे आपको बताते ही हैं। कुछ वीडियो वगैरह रहता है आपका अपलोड किया हुआ आपके ग्रुप में, तो वीडियो वगैरह भी आते हैं, ठीक है, पीडीएफ भी। ये सारा पीडीएफ आपको एक दो दिन, खासकर ये दो और जो पहले पॉलीमर्स का भेजे हैं उसको भी कंपाइल करके इसी में पुट कर देंगे, तो आपका ये दो दो जो भेजेंगे अभी, ठीक है, एक ये जो आपका जो पीडीएफ फॉर्म में है सो, और एक जो प्रेजेंटेशन जो यूटिलाइज करते हैं हम पढ़ाने के लिए, सर ये दोनों हम आपको भेज देंगे आप लोग। पूरा सर पूरा पॉलीमर्स का मतलब एक ही में करके भेज दीजिएगा। अच्छा, ये एक में कंबाइन करके, हाँ सर। ठीक है, ऐसा भी हम कर देंगे, इसको एक में कंपाइल कर देते हैं फिर हम आपको भेज देंगे। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम एक बार रिवीजन करा देते हैं नॉर्मली, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन ये चीज है, आप जितनी बार बोलेंगे हम उसको पढ़ाने के लिए वो तैयार है, लेकिन आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उससे फायदा नहीं होने वाला है। आपको प्रॉब्लम जहां भी हो रहा है आप पूछिए और उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। जब हम, क्योंकि एक्चुअली जो है कि आपके सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है, जितना भी पढ़ने का आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारे इन पे डिपेंड करता है कि हाँ प्रॉब्लम कब सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये सारा सब कंटेंट जो है वो आपके सेल्फ स्टडी पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो एक वो भी चीज है कि ये आपके पास एक दोनों कंडीशन है, अपॉर्चुनिटी भी है और नुकसान भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि इस अपॉर्चुनिटी जो आपको इतना सारा टाइम मिला है, बहुत सारा जो अदर एक्टिविटी होता है ना कि असाइनमेंट बनाइए, प्रोजेक्ट वर्क बनाइए, ये बनाइए, ये फॉर्म फिलअप, वो फॉर्म फिलअप, ये सारा जो करना होता है उससे आप बहुत सारा चीज से बच भी जाते हैं। तो उसको आप अपने नॉलेज को डेवलप करने में उतना टाइम यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, चलिए तो एक बार हम नॉर्मल रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलीमर्स, ठीक, तो पॉलीमर्स होता क्या है? पोली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। वैसे जो सब्सटेंस या वैसे जो मटेरियल हो, कंपाउंड हो, जो कि लॉन्ग चेन से बना हुआ हो, यानी बहुत सारे पार्ट्स जो उसके आपस में ज्वाइंट हो के वो क्या बना हो, वो वो डेवलप हुआ हो। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, एक जो हमारा कोई भी बिल्डिंग भी बना होता है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होता है। तो बहुत सारे ईंट जो हैं, ईंट जो हो गए, एक एक ईंट उसका मोनोमर्स का काम करेंगे, यानी उसके छोटे छोटे यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जिसके मिलके वो बना होता है। और जो फाइनल जब ये सारा चीज बन जाता है, जब वो हो जाता है तो वो बन गया, वो हो गया पॉलीमर्स, और उसका कुछ हम लोग नाम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा सेल्स भी जो बना हुआ है वो छोटे छोटे जो हमारे टिश्यूज वगैरह, जो हमारा ऑर्गन्स वगैरह बना हुआ है, ये भी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना हुआ है। और वो सेल्स जो होता है वो बना होता है प्रोटीन से, और प्रोटीन भी क्या होता है, डिफरेंट मोनोमर से मिलके बना होता है, और वो भी एक पॉलीमर्स है। तो हमारे अंदर हमारा शरीर भी एक पॉलीमर से ही मिलके बना हुआ होता है, और वो पॉलीमर धीरे धीरे एक दूसरे से कंबाइन होते होते लार्ज स्ट्रक्चरल जो है रूप धारण कर लेता है। तो इन छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं जिससे मिलकर ये पॉलीमर्स बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स। ठीक है, जो कि मोनोमर्स एक दूसरे से यूनाइट हो के, एक दूसरे से जुड़ के, अब जुड़ने का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, या तो वो बॉन्डिंग हो या फिर अट्रैक्शन फोर्स हो कोई भी। तो इस तरीके से जुड़ जुड़ के वो क्या होता है, बड़े से स्ट्रक्चर में, लार्ज स्केल में जब वो जुड़ जाएंगे तो वो पॉलीमर्स का फॉर्म ले लेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये मोनोमर्स जुड़ेंगे कैसे। नेक्स्ट स्टेप में आपको वही लिखा हुआ कि ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से, और इस तरीके से वो एक यूनिट दूसरे यूनिट से, तीसरे यूनिट से, चौथे यूनिट से, ऐसे कंबाइन होते होते वो कितना
बहुत सारे यूनिट्स में, बहुत सारे लार्ज चेन में, बहुत लार्ज चेन में वो डेवलप हो जाता है। और वो बॉन्डिंग कैसे होता है इनका आपस का, वो बॉन्डिंग होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड के बॉन्ड से। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग बिटवीन टू स्पेसीज या टू एलिमेंट या टू कंपाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन। आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और ये क्या हो जाएंगे, बॉन्ड में बदल जाएंगे। ठीक है, उनके बीच में एक आपस में रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा जिसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। वो रिलेशनशिप्स अगर शेयरिंग से डेवलप होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। वो रिलेशनशिप्स अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है तो उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मोनोमर्स यहाँ जो कंबाइन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं। ठीक, और इस कॉम्बिनेशन प्रोसेस को, इस बॉन्डिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीमर्स। मतलब क्या हुआ, मोनोमर्स छोटे छोटे यूनिट हुए, वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, वो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन होंगे और वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है क्या बनाएंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंगली पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी वो मोनोमर्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होकर पॉलीमर्स में बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्लासिफिकेशन, कि ये तो पॉलीमर्स मान लीजिए बन गए, तो इनको आपस में कैटेगराइज कैसे करेंगे। सबसे किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसे हमने मान लीजिए कोई आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा में अलग अलग सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी अलग अलग कैटेगरी में जो हमको जानना चाहिए उसको बांटा जाता है। तो ये क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिलिटी, एक पढ़ने का या किसी को मेमोराइज करने का एक तरीका डेवलप किया कि उसको अलग अलग कैटेगरी में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो प्रॉपर्टी हम लाइफ में यूटिलाइज होता है, जो चलिए कुछ टेक्निकल इशू जो है, जैसे कब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ये टेक्निकल इशू पॉलीमर्स, कभी कभी जो कुछ आ जाते, हाँ ठीक, कुछ जो टेक्निकल इशू आ जाते हैं उसको हम लोग को थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कभी आप लोग भी कनेक्ट, वैसा अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हमको थोड़ा मतलब इन्फॉर्म कीजिए, उसको हम थोड़ा, जो कम्युनिकेशन स्पीड है मेरा उसको हम थोड़ा स्लो कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाँ, पॉलीमर्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो कैटेगराइजेशन उसको बांटने का, उसको बाइफरगेट करने का, अलग अलग ग्रुप में बांटने का उसका अलग अलग बेसिस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको 4 तरह से उसको डिवाइड कर किया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी सोर्स, किस सोर्स से वो हमको मिला है। आइदर दैट इज नेचुरल, यानी नेचुरली बना है, जो प्राकृतिक प्रोसेस होता है, जनरल जो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से बना है। सेमी सिंथेटिक्स है, यानी हमने नेचुरल पॉलीमर्स को लिया, उसमें कुछ उसके क्वालिटी को क्या किया, चेंज किया, मॉडिफाई किया, वो सेमी सिंथेटिक कहलाएगा। सिंथेटिक यानी हमने क्या किया, 2 मोनोमर्स लिए, वैसा कंडीशन वैसा इन्वायरमेंट डेवलप किया, या एक मोनोमर्स लिया वैसा इन्वायरमेंट डेवलप किया कि वो आपस में कंबाइन हो और लॉन्ग चेन डेवलप करे। ठीक है, यानी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में चले जाए। तो ये हमारे इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी जब हम चाहेंगे बनाना तभी होगा। मैनमेड पॉलीमर भी, इसको मैनमेड सब्सटेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। जितने जो पीवीसी होते हैं, प्लास्टिक्स जो होते हैं, आपका बहुत सारा फाइबर्स जो हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब सिंथेटिक्स पॉलीमर है। दूसरा सेमी सिंथेटिक्स, जैसे आप लोग सुने होइएगा रबर का ट्री होता है। तो रबर का जो ट्री होता है वो, अगर रबर हम लेंगे डायरेक्ट यूटिलाइज करना चाहेंगे तो उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, वो ज्यादा हमारे लिए काम का नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, उसमें कुछ इनपुट डालते हैं, ठीक है, और उसको वल्कनाइज वगैरह करते हैं ताकि वो फिर क्या हो, हमारे लिए यूजेबल, ज्यादा से ज्यादा यूजेबल हो पाए। यानी उसका जो नेचुरल क्वालिटी है, उस क्वालिटी में क्या करते हैं, अपने काम के हिसाब से, अपने यूजेबिलिटी के हिसाब से, अपने उपयोगिता के हिसाब से उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन
करते हैं। उसके बाद हो गया आपका नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं ये प्योर फॉर्म में आपको जो है नेचर से में बनते हैं और इनके लिए हमारी इच्छा की जरूरत नहीं होती। इनका जब कंडीशन अपने आप ऐसा इन्वायरमेंट इसको मिलेगा ये वहां पे डेवलप हो जाते हैं। बस उनका यूटिलाइजेशन करना हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारा प्रोटीन वगैरह या कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब होता है, ये पॉलीमर्स हैं। इसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, कहीं कहीं हम लोग रॉ डायरेक्ट उसको यूटिलाइज कर जाते हैं, यानी डायरेक्ट सॉयल कर जाते हैं, खा जाते हैं, या फिर उसका यूटिलाइजेशन हमारे उसमें डायरेक्ट हो जाता है। कहीं कहीं हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको फिर कुक करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यूटिलाइजेशन हमारे उस पर बाकी जो है वो बनता ये खुद ब खुद है, ठीक है। दूसरे का हम लोग उसके मॉडिफिकेशन करते हैं, और तीसरा जो है ये हम लोग के द्वारा ही केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कहाँ से हम इसको कैसे इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी वो पॉलीमर जो हुआ है वो पॉलीमर्स ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, वो बना कैसे है, एक वो पॉलीमराइजेशन उसका कैसे हुआ है, पॉलीमराइजेशन के बाद उसमें एक चेन दूसरे चेन के में से दिखता कैसा, प्रतीत कैसा होता है, आपस में उसका अटैचमेंट कैसे। जैसे मान लीजिए इस तरह से लॉन्ग चेन में जुड़ा हुआ है स्ट्रेट चेन में, तो वो लीनियर पॉलीमर हो गया इस तरीके से, यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं, इधर उधर कुछ चीज निकला नहीं, तो ये हो गया क्या, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। अगर इसी में फर्स्ट जो वही हो गया लीनियर पॉलीमर, यानी स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होगा। दूसरा जो हो गया ब्रांच चेन पॉलीमर, यानी मान लीजिए इसमें कुछ ब्रांचेज लगे हुए हैं। तो जैसे अपने पेड़ वगैरह में देखा हो ना, ऐसे स्ट्रेट एक तना सा होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे झाड़ी सा लगा होता है, तो इस तरह से ब्रांचिंग हो जाता है उसमें, यानी अलग अलग एक चेन छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉसलिंक पॉलीमर, यानी क्रॉसलिंक पॉलीमर जैसे अब इन दोनों को जैसे लीनियर होगा इस तरीके से, तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो इनके बीच में बस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी एक चेन का दूसरे चेन से जो अट्रैक्शन होगा उसको एक साथ वो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। या हाँ, कोई बॉन्डिंग नहीं उसमें जनरेट हो। चलिए तो ठीक है, तो क्या होगा कि इनको अरेंज करने में क्या होता है कि हम इसको कम कर पाएंगे, अरेंजमेंट जो होगा वो कम्पैक्ट होगा, यानी एक दूसरे से काफी जो है एक दूसरे से काफी मतलब लेस लोअर डिस्टेंस से होगा, काफी कम डिस्टेंस होगा इनके बीच में इसको अरेंज करने में। अगर यही ब्रांचिंग हो गया तो मान लीजिए इसके ऊपर ही मान लीजिए कुछ रखना है इस तरीके से, तो ये बॉन्डिंग तो है नहीं इनके ब्रांच के बीच में। अगर बॉन्डिंग रहता तब तो वो क्या करते, एक दूसरे को पकड़ के रखते, अट्रैक्ट करके इनको रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे ये रिपल्सन फेस करेंगे ब्रांचेस एक से दूसरे में, तो जिसके कारण क्या होगा, इनका जो डेंसिटी होगा ब्रांच चेन पॉलीमर्स का ये कम होगा। ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था LDP लो डेंसिटी पॉलीमर्स में, और नीचे जो लीनियर वाले में देखा था कहाँ, HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीमर, यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं, और हाई डेंसिटी पॉलीमर्स जो होते हैं वो जनरली लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। थर्ड जो है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में क्या है कि जो ये आपस में है, ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये आपस में स्ट्रक्चर भी क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, या और ये ब्रांच जो होंगे वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, एक चेन दूसरे चेन से लिंक्ड होगा, तो ऑटोमेटिक है इसका स्ट्रेंथ जो होगा क्रॉस लिंक का वो बाकियों से ज्यादा होगा, ये ज्यादा मजबूत होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत होगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी उनके अंदर वो चेन किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। आइदर दे आर स्ट्रेट, दे मतलब लीनियर हो, ब्रांच्ड हो, या क्रॉस लिंक्ड हो। इसमें एक और आता है चौथा, वो होता है
नेटवर्क, यानी वो एक दूसरे से बिना हुआ, जैसे जाल होता है, आप फिशरी वगैरह मछली वगैरह पकड़ने वाला जाल देखे होंगे या नेट वगैरह भी देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है एक दूसरे से वो एक से ज्यादा पॉइंट से ऐसे अटैच होते हैं। उसके बाद जो है तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब ये देखिए इसमें इलास्टोमर और फाइबर, तो इसमें देखिए इलास्टोमर जो होता है, जो इनके जो चेन पाए जाते हैं, ठीक है, उन चेन का अट्रैक्शन, जो आपस का इंटरेक्शन होता है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे कम होता है। बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लोएस्ट होगा, ठीक है। उससे ज्यादा होता है थर्मोप्लास्टिक का, उससे ज्यादा होता है फाइबर्स का। यानी इलास्टोमर्स में जो होगा दो चेन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। दो मॉलिक्यूल एटम या दो सब्सटेंस जो होगा जो एक, हाँ, जो स्पीड है उसको स्लो करते हैं और एवरेज को इंक्रीज कर देते हैं ना। ऐसा होता है ना कि जब हम स्पीड कम कर दें, इकोनॉमिक जोन में अगर बाइक को ड्राइव करें तो वहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और हमारा एवरेज जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, एवरेज बढ़ा देते हैं और थोड़ा स्पीड को कम कर देते हैं। इसमें चार कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे पॉलीमर्स। ये चार कैटेगरी हैं, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है। इन चारों को चेक करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा इलास्टोमर में, यहां पे होगा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी एक जो चेन होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वीक फोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद फाइबर्स, तो यहां पे आप देखिए ये क्या बना, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे आपको क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताए थे बॉन्डिंग जब पढ़ा रहे थे, जहां पे आपको आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड का एक ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए जिसके कारण उस सब्सटेंस का यूजेबिलिटी हमारा कई गुना बढ़ गया उस कंपाउंड का, और वो कंपाउंड 1:2 में कंबाइन होता है। तो मनुष्य जो है, कोई भी जीव, मैक्सिमम जीव जो है वो इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, इवन प्लांट में। वाटर। वाटर, हाँ, वाटर में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है आपको हाइड्रोजन और इसके बीच में ऑक्सीजन के बीच में, इस बॉन्ड को क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। तो इस पे पार्शियल सम अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ शिफ्ट करके रहता है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है हाइड्रोजन पे। वैसे ही जब दूसरा जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये वाटर का, वो जब इस कंडीशन में रहेगा तब क्या होगा, ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो इस पर डेवलप हो जाता है, जो पोल बन जाता है, इससे आपस में ये अट्रैक्ट होंगे। यही ऑक्सीजन और ये जो फोर्स बना ना, यही फोर्स कहलाता है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे? यानी हाइड्रोजन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जो पार्शियल पोल डेवलप हो जाने के बाद यानी सम एक्सटेंट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाने के बाद जो एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइबर्स में एक फोर्स डेवलप हो जाता है उनके चेन के बीच में, थ्रेड के बीच में, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका जो है आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इससे ज्यादा। उसके बाद है आपका थर्मोप्लास्टिक। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन polymers are classified in 4 different categories, that is elastomer, fiber, thermoplastic and thermosetting। ठीक है, तो इसमें जो इलास्टोमर है उसके बीच में जो उसका जो चेन होता है वो वीक वैन-डर-वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होता है, उसके कारण वो उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे से कंबाइन होता है। उसके बाद जो फाइबर्स होता है उसके जो चेन होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कनेक्टेड होते हैं, और थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक, और थर्मोसेटिंग जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होता है, तो जिसके कारण इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है एक दूसरे चेन से वो मैक्सिमम है। तो इस बेसिस पे इसको इन 4 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, polymers are classified in 2 types, that is addition polymers and condensation polymers। addition polymers में क्या होगा and condensation polymers में क्या होगा, जैसा कि नाम से ही एडिशन में क्या होगा, ऐड होगा। दो जो हैं, दो या सेम पॉलीमर्स एक दूसरे से ऐड होते जाएंगे, यानी वहां पे एलिमिनेशन नहीं होगा, वहां पे कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा। जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है, वो आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे। तो अब इसको हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 3 टाइप ऑफ मैकेनिज्म होता है, बाय रेडिकल प्रोपगेशन, बाय कैटायनिक प्रोपगेशन एंड बाय एनायनिक प्रोपगेशन। जहाँ पे फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके चेन को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, चेन को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे रेडिकल होते हैं, और उसको हम लोग रेडिकल प्रोपोगेशन बोलते हैं या फिर रेडिकल पॉलीमराइजेशन मेथड बोलते हैं। जहां पे कैटायनिक प्रोपोगेशन होता है, यानी कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन के कारण क्या होता है कि चेन ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। और जहां पे एनायन के कारण, यानी निगेटिव चार्ज आयन के कारण जो चेन ग्रो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का 3 मैकेनिज्म है, और इसमें बहुत सारे पॉलीमर जो हैं इस मेथड से बनाए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमिनेट नहीं होता है। ठीक, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वो उसको कंडेंस किया जाए, शांत किया जाए, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आएगा और ये उसमें एक तरह से एक जो है स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, और वहां से कुछ ना कुछ आपको एलिमिनेट होगा। जैसे कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल, जैसे कुछ अल्कोहल हो जाए या फिर आपका वाटर हो जाए, ठीक है, तो ये वहां से अमोनिया हो जाए, ये वहां से क्या होगा, एलिमिनेट होगा। इसको भी, इसमें भी अब देखिए, जो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स दे ऑल पॉलीमर्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन 2 कैटेगरी, एक होमोपॉलीमर्स पढ़े थे और एक कोपॉलीमर्स पढ़े थे। तो ये हम लोग एडिशन में ही उसको वो कर देते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है वो पॉलीमर्स ही होते हैं। एडिशन पॉलीमर्स में क्या होते हैं कि इसको 2 कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स या कंबाइनिंग यूनिट, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर क्या होगा कि एक ही टाइप का, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स आर कंबाइंड करेगा, वहां पे एक ही मोनोमर जो है वो उस पॉलीमर
पॉलीमर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी एक ही पॉलीमर से कंबाइन होके वो चेन आगे ग्रो करेगा, यानी प्रोपोगेट करेगा, यानी वो पॉलीमर बनेगा। कोपॉलीमर में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट वहां पे आपस में कंबाइन हो, दो या दो से ज्यादा वहां पे मोनोमर यूनिट कंबाइन होगा और तब वो पॉलीमर्स में डेवलप होगा। तो देखिए, ये तो रहा हमारा पॉलीमराइजेशन। इसमें हमको एक चीज आज पढ़ना था, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड जो है इसका मोनोमर है, उस विनाइल क्लोराइड से हम लोग पॉलीमराइजेशन करके बाय द मेथोडोलॉजी ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन हम लोग पीवीसी ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल भी पॉलीमराइजेशन होता है और एनायनिक भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे फ्री रेडिकल ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, रेडिकल पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए विनाइल क्लोराइड का नाम सुने या विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पता है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। हाँ बिल्कुल सही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ एक कंबाइन होगा आपका क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपस में कंबाइन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है होगा, वो ब्रेक। सर साउंड चला गया, आज पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है सर। साउंड नहीं आ रहा है? सर कट कट जा रहा है बीच बीच में। अच्छा चलिए, इसको तो हम लोग को बीच बीच में मिटिगेट करके चलना पड़ेगा। अब एक वाईफाई नेटवर्क छोड़ के दूसरे वाईफाई नेटवर्क में हम पहुंचे हैं, जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा था उस नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क में पहुंचे हैं, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन कम मिले। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब स्टूडेंट भी छोड़ के चला गया नेटवर्क तो। अच्छा हाँ, तो ये देखिए, अब ये नेटवर्क फ्लक्चुएशन को तो मतलब अपने लेवल से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि जितना इसमें वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हम अपना बोलने का स्पीड स्लो कर पाएँ, और जब आपको जहाँ पे दिक्कत होता है आप रिपीट कर बोलें तो उस चीज़ को हम फिर से रिपीट करें। तो ये चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क, उसमें हम लोग नेटवर्क के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, उसको करेक्ट तो उस समय तक नहीं कर सकते जब तक सर्विस प्रोवाइडर सही ना कर पाए। इसलिए तो आज हम लोग को थोड़ा पढ़ना था इसमें थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, ये लीनियर पॉलीमर होता है सबसे पहली बात, एंड इसमें भी वीक वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द चेन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कि लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। दूसरा, वीक वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होते हैं इन बिटवीन द चेन। ठीक, और इसका जो फोर्स, इंटरमीडिएट फोर्स जो होता है बिटवीन द चेन, वो इलास्टोमर एंड फाइबर के बीच में आता है। ठीक, 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट कर जाएगा और फ्लूइड बन जाएगा। उस फ्लूइड को हम किसी भी मोल्ड में डाल के उसको क्या कर सकते हैं, उस रिक्वायर्ड शेप में कास्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, और कूल करने के बाद वो शेप हमको वहां से ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, ये सब क्या इस कैटेगरी के पॉलीमर्स, यानी इनको रिसाइकल किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को क्या है, रिसाइकल किया जा सकता है, यानी उसको फिर से मेल्ट करके किसी रिक्वायर्ड शेप में हम उसको क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं।
तो इनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको तोड़ना यानी जिसको डिस्टर्ब करना उस आसान होता है, और हीट देने से वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको रिकास्ट कर पाते हैं। वहीं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है हीट करने पे, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। मॉलिक्यूलर मास कम होने के यानी डेंसिटी इसका कम होता है। अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है, और इनफ्यूजिबल हो जाता है, यानी ये मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जब हम हीट करते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाता है। वो क्या करेगा, वो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो है ब्रेक नहीं करेगा ये, ठीक है। पॉलीमर चेन के बीच में जो पॉलीमर चेन होता है उसमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो होता है उसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, और इसको जो है फिर से हम उसमें रिसाइकल नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलेमाइन, ठीक है, ये सारा रेक्सिन, बहुत सारा रेक्सिन होता है, फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन, ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिनको फिर से रीयूटिलाइज नहीं किया जा सकता। बोलिए सर रेक्सिन क्या है जी? हाँ, रेक्सिन आप जो एग्जांपल दे रहे थे और ब्लैक में ये सब क्या हाँ, बता रहे थे? रेक्सिन फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन, ये रेक्सिन हम लोग कहीं और भी पढ़े थे, याद है? सर रेक्सिन नाम याद आ रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कहाँ पढ़े थे? याद कीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा, याद हो जाएगा। कुछ शायद हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़े थे। हाँ सर हाँ। हाँ, वहाँ हम लोग वाटर जो हार्ड वाटर को प्यूरिफाई कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग कैटायनिक और एनायनिक रेक्सिन का उपयोग कर रहे थे। लगता है मेरा वो क्लास छुटा हुआ है इसलिए याद नहीं आ रहा। हाँ, वो क्लास मेरा शायद छुटा हुआ होगा इसीलिए याद नहीं आ रहा। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग कैटायनिक और एनायनिक रेक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। और रेक्सिन क्या है, एक पॉलीमर्स है, ठीक है, जो जैसा इसमें लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये हम लोग को तो कुछ मिलेमाइन और ही फॉर्मल्डिहाइड और हम लोग को यूरिया बस फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन। क्या हुआ? हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है, अभी इतना जानिए कि अभी आप इतना ही जानिए कि रेक्सिन जो होता है एक पॉलीमर्स होता है, ठीक है, और वो किस कैटेगरी में आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, यस सर। ठीक है। इसको आगे हम लोग इसका स्टेप्स देखेंगे, एक आध रेक्सिन भी हम लोग देखेंगे कि रेक्सिन किसको बोलते हैं, क्या चीज कौन सा रेक्सिन है, ठीक है। जैसे हम लोग पीवीसी देखें, पॉलीथीन देखें, पेन देखे हैं, स्टारीन देखे हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे टेफ्लॉन देखेंगे, नाइलॉन 66 देखे हैं, ठीक है। तो ये जो एमाइड वगैरह आता है उसमें पॉली एमाइड, उन सब चीज में हम लोग रेक्सिन देखेंगे। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन, ठीक है, ये मेलामाइन एक मोनोमर्स होता है और एक फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर्स होता है। इनके कंपोजिशन से, इनके कॉम्बिनेशन से ये कोपॉलीमर फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होता है और टफ भी होता है, ठीक है। और कुछ टाइप के क्रॉकरी बनाने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसको जो हम बहुत हाइट से भी, बहुत हार्ड एंड टफ होता है, तो इसको बहुत हाइट से भी अगर ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये जल्दी टूटता नहीं है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन तो एक टाइप ऑफ पॉलीमर्स है, एमाइड, जिसमें आपको अमोनिया लगा हुआ होता है। मेलामाइन एक अमोनिया लगा हुआ होता है, चेन स्ट्रक्चर है, इसमें
नाइट्रोजन और अमोनिया का कंपाउंड होता है, ठीक। तो ये इसके प्रॉपर्टी है। वही यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन जो होता है वो यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड रेक्सिन का कोपोलिमराइजेशन से बनता है, ठीक है। तो ये इसके मोनोमर्स हैं। तो मोनोमर्स हमको याद करने पड़ेंगे और उसका कैसे पॉलीमराइजेशन होता है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यस। तो अभी जो ये आपको समझना था कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको हम अगर हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो ब्रेकेबल कंडीशन में चला जाएगा, यानी वो टूट जाएगा। उसमें जो एक हम लोग वो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि रिसाइकल होगा या नहीं रिसाइकल होगा। 8th या 7th में ऐसे था, थर्मोप्लास्टिक्स आर रिसाइक्लिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर नॉन रिसाइक्लिंग प्लास्टिक। यानी उसको क्या हो सकता है, फिर से हम रीयूज नहीं कर पाएंगे। उसको जब हम हीट करेंगे तो वो ज्यादा, जब उसके ब्रेकिंग पॉइंट से ज्यादा जब हीट कर देंगे तो एक तो पहले तो वो हार्ड होगा, हार्ड होते हैं उससे ज्यादा जब हम हीट कर देंगे तो वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो सकता है, क्रैक हो सकता है। लेकिन वो क्या होगा, फ्लूइड में नहीं ढलेगा, फ्लूइड में नहीं बदलेगा जिसको कि हम कास्ट कर पाए। लेकिन जबकि थर्मोप्लास्टिक होता है उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या होगा, वो फ्लूइड में बदल जाएगा और उस फ्लूइड को हम क्या कर सकते हैं, फिर से कास्ट कर सकते हैं मोल्ड में, और जब उसको कूल करके रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्टेन करते हैं। चलिए, काफी डिस्टर्बिंग हो रहा, लेकिन अब इस डिस्टर्बेंस को एडजस्ट करके ही हम लोग बीट कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा नेटवर्क इशू सॉल्व हम लोग के स्तर पे नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, मिलते हैं कल सुबह 1st आवर।